इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। राजा रघुवंशी हत्याकांड के सह आरोपी सिलोम जेम्स को MR3 हरे कृष्णा विहार लेकर पहुंची शिलांग पुलिस। आरोपी सोनम रघुवंशी के काले बैग की है शिलांग पुलिस को तलाश। सिलोम जेम्स ने सोनम रघुवंशी के फ्लैट से गायब किया था ब्लैक बैग। इसी ब्लैक बैग में मौजूद थे नकदी और मोबाइल और देसी कट्टा। FSL की टीम ने मौके से बैग से जले हुए अवशेष जांच के लिए जब्त किए। आरोपी सिलोम जेम्स को ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय लेकर जाएगी शिलांग SIT टीम। ये इंदौर में ये शिलोंग पुलिस जो मेघालय पुलिस है वो उसके द्वारा लगातार 5 दिन से यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के ही उसमें इनके द्वारा एक सिलोम जेम्स को भी गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी उसका मेडिकल कराया गया है और उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है और अब उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद उसका रिमांड लिया जाएगा। किस आरोप में गिरफ्तार हुआ है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। SIT इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है पर अभी ये जो ऑफिशियल जो जानकारी इनको द्वारा दी गई, चूंकि क्राइम ब्रांच लगातार इनके साथ एक टीम लगाई गई है इनकी साथ, तो ये जानकारी दी गई है कि सिलोम जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया है इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेज के आधार पर। देखिए, इंदौर से गिरफ्तार किया गया है उसको, इंदौर और देवास के बीच से गिरफ्तार किया गया है और अब जो जिस एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार किया गया है वो ऑलरेडी SIT के द्वारा शेयर नहीं किया गया है और उसकी अभी गिरफ्तारी कर ली गई है, मेडिकल कराया गया है, उसका PR लिया जाकर और फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। टीम अभी इंदौर में ही है। ऑटो वाले से भी पूछताछ हुई? देखिए, इस संदर्भ में जानकारी नहीं है। क्राइम ब्रांच टीम उनके साथ रही है, लगातार इन्वेस्टिगेशन में साथ है। इन्वेस्टिगेशन में उनके द्वारा जो शेयर किया गया है कि उनके द्वारा सिलोम जेम्स को इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसका पुलिस रिमांड लिया जाकर उसको उससे और पूछताछ की जाएगी। उज्जैन के डोंगला स्थित वराह मिहिर वेधशाला में शून्य छाया दिवस के अवसर पर खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1.6 करोड़ की लागत से स्थापित 4K प्रोजेक्ट युक्त वातानुकूलित डिजिटल तारामंडल का लोकार्पण किया और विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए सूर्य परिचालन, कालगणना व विज्ञान पर चर्चा की। शंकु यंत्र द्वारा सूर्य की छाया के अदृश्य होने की घटना को मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ देखा और सूर्य परिचालन की वैज्ञानिक व्याख्या दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डोंगला को कालगणना नगरी के रूप में पुनः स्थापित किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा योग के माध्यम से भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने का उल्लेख किया और कहा कि हमारा प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और परंपरा आज के युग की दिशा तय कर रही। इस अवसर पर मध्य प्रदेश विज्ञान परिषद व भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर MOU साइन हुआ। आगामी ड्रोन व रोबोटिक्स हैकाथॉन और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। अरे हो गया, वो सब तो रहेगा फिर। सर, आज प्रसारित आया हुआ आज आपने देखा वहाँ मौजूद छात्रों को समझाया भी सही आपको? साइंटिस्ट के लायक ये लोग इनका आईडी तो नीचे कर लो, नीचे करो, आईडी नीचे कर लो। जैसे ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का महत्व रेखांकित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी विरासत से विकास की जब बात कर रहे हैं तो सरकार के माध्यम से वो सब ज्ञान विज्ञान जो प्राचीन काल से धरोहर के रूप में हमारे पास आज उसको आज की कसौटी पे अगर कसा जाए तो आज भी वो खरा उतरता है। उसी सिलसिले में काल की गणना उज्जैन से होती है। जब काल की नगरी मतलब महाकाल की नगरी और काल मतलब समय, तो समय की शुद्धता की गणना की दृष्टि से हजारों साल से भारत दुनिया के लिए आदर्श रहा है और ऐसे में भारत के अंदर सेंटर पॉइंट अगर पृथ्वी का देखा जाए तो ये आदिकाल से ऋषि मुनियों के आर्यभट्ट के पहले से उज्जैन उसका केंद्र माना जाता है। ऐसे में 21 जून और 22 दिसंबर जब आज कर्क संक्रांति है और कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक के बीच के अंदर सूर्य की गति को ऊपर देखने के लिए नीचे पृथ्वी पे गोला बना करके, शंकु यंत्र बना करके उसकी छाया से सूर्य देवता की गति देख करके आज सूर्यनारायण
उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाएंगे। अर्थात आज दिन सबसे बड़ा रहेगा और जब सबसे बड़ी रात रहेगी 22 दिसंबर, ये दोनों की लाइनों को अपनी आंखों से हम यहाँ बगैर किसी आधुनिक यंत्र के, प्राचीन यंत्र से देख सकते हैं। और आधुनिक यंत्रों से भी मालूम पड़ता है कि सूर्य ने अपनी उत्तरायण या दक्षिणायन की गति को पकड़ा है। ऐसे में ये इस साइंस के इस खासकर समय सिद्धांत की दृष्टि से सूर्य सिद्धांत के आधार पर गणना करने वाले पंचांग को बनाने के लिए जब हमारे वर्ष का पहला दिन का आकलन करते हैं, ऐसे में वो पहले दिन के आकलन करने का सर्वाधिक शुद्ध समय की गणना का जो शास्त्र है, उस दृष्टि से भी, आधुनिक दृष्टि से भी मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कई एशिया के देश भी भारत के इस विचार के साथ है, विद्वानों के साथ है कि ग्रीनविच से जो स्टैंडर्ड टाइम तय करते वो गलत है। रात की 12 बजे दुनिया में कहीं समय तय नहीं होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय की गति यही हमारे लिए सदैव आदर्श रही है। उस नाते से इस स्थान की महत्ता बनाने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, IIT इंदौर, फिजिक्स डिपार्टमेंट के सभी कई प्रकार की यूनिवर्सिटी, कई ने MOU करके यहाँ ये रिसर्च के इस केंद्र को बढ़ाते हुए भविष्य में इसको स्टैंडर्ड टाइम के लिए आदर्श केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और संयोग इतना अच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से हम अपनी दुनिया को योग की प्राचीन धरोहर से परिचित करा रहे हैं। इसी प्रकार से प्राचीन ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के साथ खगोलीय गणना के लिए समय गणना का ये जो केंद्र हजारों साल पहले खोजा गया था, उसको पुनर्स्थापना का भी प्रयास चल रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। शंकु यंत्र के भी महत्व का आपने बताया। सारी बात आज योग क्या होता है, क्यों करना चाहिए, देखिए निमाड़ की बड़वानी जिले के पानसेमल के योग गुरु के साथ योग दिवस पर विशेष चर्चा MP हेड विशाल भावसार की योग गुरु कृष्णकांत सोनी से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश भर में योग के कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विशाखापट्टनम में योग किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से योग कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं योग को लेकर स्वस्थ व निरोगी रहने का संदेश दिया। उसी तारतम्य में शहर क्राइम डिजिटल के MP हेड विशाल भावसार ने बड़वानी जिले के योग गुरु कृष्णकांत सोनी से विशेष चर्चा कर योग से पहले होने वाले लाभों को जाना। आपको बता दें कि 25 वर्षों से योग को लेकर आम जनमानस के बीच निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। कृष्णकांत सोनी जी 2011 तक शासकीय सेवाएं भी दी, लेकिन योग के प्रति समर्पण व लोगों के खुशहाल व निरोगी जीवन के लिए उन्होंने शासकीय यह सेवा से त्याग पर पूर्ण रूपेण योग के लिए समर्पित हो गए। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। आज योग दिवस है और इस योग दिवस के मौके पर कई ऐसे योग के बारे में कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम से योग के लिए प्रेरित किया लोगों को, वहाँ उन्होंने योग किया। वहीं जो प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने भोपाल से योग करवाया। कई जिलों में अन्य तरीकों से योग के प्रशिक्षण दिए गए। सभी स्थानीय जो नेता थे, जो विधायक मंत्रीगण थे, उन्होंने अपने अपने प्रभार के जिले से योग के बारे में अपने प्रचार प्रसार किया और योग दिवस मनाया। ऐसे ही मेरे साथ बड़वानी जिले से योग गुरु हैं डॉक्टर कृष्णकांत सोनी, जिन्हें हम योग गुरु के नाम से भी जानते हैं। मैं उनसे आपकी एक मुलाकात कराऊंगा कि उनका पूरा जीवन योग के प्रति समर्पित रहा है। कृपया आइए मेरे साथ। इस प्रकार से आपने योग के लिए अभी तक अपना समर्पण दिया है। मैंने 2001 में मध्य प्रदेश शासन की योजना के तहत शिवाजी नगर भोपाल में इसका 3 महीने का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद गांधीनगर में भी लिया प्रशिक्षण, भोपाल में शासकीय, और 1 महीने का प्रशिक्षण मैंने खरगोन में लिया था, जो भी राज्य शासन ने मेरे को भेजा था। उसके बाद में वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद इसको ब्लॉक स्तर पर लागू किया गया। BO साहब ने इसको कि एक स्कूल में आपको 1 सप्ताह का कार्यक्रम का। फिर ये कार्यक्रम चलते रहा, ये कार्यक्रम सफल हुआ। उसके बाद में डॉक्टर सुधीर कुमार जैन आए, सहायक आयुक्त बड़वानी, अभी वो कमिश्नर ट्राइबल भोपाल है फिलहाल। तो उन्होंने इसको पूरे ज़िले में लागू करा। मैंने बोला कि सर मैं एक शर्त पे आपका काम करूँगा कि मैं इसमें किसी प्रकार का TA नहीं लूँगा। और ये कार्यक्रम फिर हर हफ्ते चलते रहता है स्कूलों में, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, जिसमें अपन वस्त्र धोती, जल नीति, सूत्र नीति, आसन, प्राणायाम, ऐसी योग की विभिन्न क्रियाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सिखाते थे, ताकि वो प्रदेश की मुख्य धारा में मतलब स्वस्थ रहकर उनका मनोबल बढ़े और वो आगे बढ़ते। इस उद्देश्य के लेकर अपने कार्यक्रम किया। आप शासकीय सेवा में कब तक रहे? मैं 2011 तक शासकीय सेवा में रहा। उसके बाद में मैंने
सेवानिवृत्ति ले ली, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले कि भाई मेरे को मेरे जो कार्य था मिशन में तकलीफ आ रही थी, इसलिए वो नौकरी छोड़ के और मैं अपने स्तर से काम स्कूलों में जा जाकर अभी भी कर रहा हूँ। जैसे अभी मेरे को वहाँ ज़िले में अंजड़ में बुलाया था, मानव सेवा समिति है वहाँ पर जी। तो डॉक्टर अपने ओम खंडेलवाल जी उन्होंने बताया, तो 5 दिन का कैंप अभी मैं करके आज ही आया हूँ वहाँ से। तो किस प्रकार आपको कहाँ-कहाँ सम्मानित किया गया और क्या-क्या रही क्रियाकलाप ये? तो 2014 में मेरे को सुरभि सम्मान दिया गया था। अपने जो गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रवन पंड्या जी के हाथों में मुझे सेंधवा में सम्मानित किया गया। उसके बाद में सेंधवा में सोनी समाज ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के हाथों सम्मानित किया। और 3 बार मैं कैलाश मानसर पैदल यात्रा कर चुका हूँ, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला जी में भी सम्मानित किया गया था। योग क्या है? किस प्रकार से एक उसको जीवन में उतारना चाहिए? योग एक हमारी अमर कला है। अगर व्यक्ति इसको ब्रह्म मुहूर्त में इसको अगर अपन अभ्यास कर लें तो मेरा दावा वो बीमारी नहीं पड़ सकता। क्योंकि आज लोगों को जीवन शैली के बारे में पता नहीं कि जीवन शैली क्या है। वो लोग 10 बजे सो के उठते हैं, रात को 12-1 बजे सोते हैं, 9-10 बजे खाना खाते हैं, ये सब गलत तरीके हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, सुबह 10 बजे भोजन करना पड़ेगा, शाम को 7 बजे के पहले भोजन करना पड़ेगा। अगर ऐसी आप क्रिया प्रक्रिया कर लेंगे तो आप बीमार पड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन आदमी उसको अपना ही नहीं रहा है। जैसे भोजन हजम करना है तो आपको वज्रासन चाहिए, दिमाग का संतुलन ठीक रहना था। अगर दिमाग का संतुलन ठीक चाहिए तो आपको ध्यानासन करना पड़ेगा। आपको पेट का मोटापा घटाना है तो आपको उदर शक्ति क्रिया करना पड़ेगी। आँखों की रोशनी के लिए आपको आईवास करना पड़ेगा। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जिस प्रकार से अटैक आ रहे हैं और कोरोना के बाद से ये बहुत संभावनाएं बढ़ी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अटैक ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ हमारी लापरवाही से अटैक आता है। अगर हमारे विचार संतुलित रहे और हमारा पेट अगर साफ रहे तो आपको अटैक ही नहीं आएगा। और हमारा खान पान में थोड़ा आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक आपको क्रिया दिखा रहा हूँ, भगवान विट्ठल का नाम सबने सुना है, पंढरपुर वाले। और अभी ये जो बारिश का महीना है, तो बारिश के महीने में क्या होता है कि व्यक्ति की पाचन क्रिया जो है मंद पड़ जाती है। तो इसके एक छोटी सी क्रिया है, जैसे भगवान क्या है, ऐसे खड़े हैं, है ना, इस तरह से चारों उंगली और अंगूठा पीछे। अब हम लोग क्या करते हैं, जनरली जेब में हाथ डाल खड़े हैं। तो जेब में हाथ डाल के कभी नहीं खड़े रहना चाहिए। आदमी को अगर इस तरह चारों उंगलियाँ लगा ले, अंगूठा पीछे लगा ले, और यहाँ जब आप इसको प्रेशर देंगे चारों उंगली से, तो गैस आपकी नीचे की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी नहीं। अब जब अपनी गैस ऊपर की ओर जाती है तभी तो व्यक्ति को अटैक आता है। अगर हम ये क्रिया कर ले, और दूसरा हरड़ की गोली आती है, उसको भोजन के पहले 2 गोली चूस ले और 2 गोली भोजन के बाद चूस ले, तो भी आपको अटैक नहीं आएगा। भविष्य में योग को लेकर आप क्या संभावना देखते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चीज़ें हो रही है, खुद प्रधानमंत्री इसको प्रमोट कर रहे हैं। देखिए सर, ये तो आने वाले समय में बहुत जबरदस्त तरीके से फैलेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती। लेकिन सबसे पहला क्या है कि हम अपने देश के प्रति क्या सोचते हैं। हमारे गीत था, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो देना सीखे कुछ देश को। तो हम आज अपने बच्चों को बिल्डिंगें दे रहे हैं, कूलर दे रहे हैं, पंखा दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, है ना, और आधुनिक सुविधाएं बहुत दे रहे हैं उनको। इसका कोई मायना नहीं रखता नहीं है। आप सबसे बड़ा, अगर आपका शरीर अच्छा है तो आप अपने पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं, अपने परिवार की आप रक्षा कर सकते हैं। जब आप व्यक्ति खुद ही कमज़ोर है, वो खुद के शरीर को संभाल नहीं पा रहा है, तो परिवार को क्या संभालेगा, देश तो बहुत दूर की बात है। तो अगर उसको शरीर को संभालना है तो उठ के केवल कम से कम 10-15-20 मिनट के लिए अपने शरीर के लिए कपालभाति है, भामरी प्रणाम है, थोड़ा जैसे समय मिले पैदल चल ले, तो रोगी नहीं होगा आदमी। लेकिन समय दे नहीं रहा, समय दे रहा फालतू बातों में। कर्जा ले लूँ भाई, फिर कर्जा ले लेते हैं, फिर थोड़ी किस्त भरने के बाद जब किस्त भराती नहीं है तो बीपी शुरू हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है। तो ऐसे हम क्यों कर्म करें जिससे हम रोगग्रस्त हो जाए। तो ये थे योग गुरु कृष्णकांत सोनी जी, जिन्होंने हमें बताया कि योग कितना जीवन में महत्व रखता है और किस प्रकार से योग को करते हुए हम डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी तरह जी सकते हैं। आज योग दिवस पर इतना ही। मेरे सहयोगी सुमित मरोठे के साथ में विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल। ओबरा में
गांधी मैदान ओबरा में राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना ट्रस्ट द्वारा संचालित राष्ट्रीय नवनिर्माण योग सेना के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य और ऐतिहासिक योग समारोह का आयोजन प्रातः 4:30 बजे से दिन के 8 बजे तक अत्यंत गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद पटेल दयालु ने की। विशेष मुख्य अतिथि के रूप में ओबरा नगर पंचायत की अध्यक्ष चांदनी देवी जी उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय योग संरक्षक धनराज सिंह एवं राष्ट्रीय योग गुरु झल्लन शर्मा मंच पर मौजूद रहे। धनराज सिंह ने कहा, योग राष्ट्र की आत्मा को पुष्ट करता है। झल्लन शर्मा ने कहा, हर घर योग, हर मन में देशभक्ति, यही हमारा लक्ष्य है। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना संरक्षक श्री शशिकांत सिंह व श्रवण पासवान प्रतिनिधि नगर पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद पटेल दयालु जी ने अपने ऐतिहासिक और भावनात्मक उद्बोधन में कहा, क्रांतिकारियों की विचारधारा पर आधारित यह देश का एकमात्र सामाजिक संगठन है। राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना ट्रस्ट हम इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि सभी क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा दिया जाए और उनकी किताबें पाठ्यक्रम में अनिवार्य की जाएं, जिससे देश के नागरिकों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो। कुमारी आराध्या को उनके मनमोहक नृत्य के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुमारी महिमा, कुमारी अर्पिता, कुमारी आंचल, कुमारी काजल को योग टीचर के रूप में नामित कर सम्मानित किया गया। ओबरा आकाशवाणी टीम का विशेष सम्मान। ओबरा आकाशवाणी की पूरी टीम ने पूरे कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और आयोजन की गरिमा को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने शनिवार देर रात प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स को हिरासत में लिया है। शिलोम पर आरोप है कि उसने आरोपी विशाल चौहान को किराए पर फ्लैट दिया था, जिसमें हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी 25 मई से छुपी हुई थी। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस को काली बैग का अहम सुराग एक ऑटो चालक से मिला। जांच में स्पष्ट हुआ है कि ये बैग राजा और सोनम का था, जो घटना के बाद फ्लैट में छिपा दिया गया था। शिलांग एसआईटी टीम ने 3 जून से 10 जून तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें सिलोम अपनी कार में बैग लेकर जाते हुए कैद हुआ। ये वही बैग था जिसमें देशी पिस्टल, 5 लाख रुपए, राजा की चैन, मोबाइल, सोनम के कपड़े और आभूषण रखे गए थे। राजा की हत्या की साजिश पहले गोली मारकर हत्या करने की थी, जिसके लिए राज ने देसी पिस्टल बनाने वाले से खरीदी थी। बाद में प्लान बदलकर वारदात की गई। जब शिलांग एसआईटी ने शिलोम को पूछताछ के लिए फोन किया तो वह बचने की कोशिश करता रहा और फोन बंद कर भागने लगा। इसकी सूचना शिप्रा थाना पुलिस को दी गई और टोल नाके पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में शिलोम ने कबूल किया है कि उसने बैग घर में छिपा कर रखा था। इसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए एमवाई अस्पताल लाया गया और फिर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। अब तक की जांच में साफ हो चुका है कि शिलोम ने आरोपी को न सिर्फ फ्लैट उपलब्ध कराया, बल्कि साक्ष्य छुपाने और आरोपी की मदद करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी वजह से इस मामले में सह अभियुक्त बनाया गया है। जल्द ही शिलोम को ट्रांजिट रिमांड लेकर शिलांग ले जाया गया है। इंदौर की संयोगितागंज थाने में 3 जून को हुई 76 किलो चांदी की डकैती के मामले में संयोगितागंज पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सभी 6 आरोपी अंतर्राज्यीय स्तर पर एक बड़ा गैंग संचालित कर रहे थे। आरोपियों ने लूट के लिए घटना से 3 दिन पहले इंदौर के एक कैब ड्राइवर को उज्जैन दर्शन कराने का बहाना बनाते हुए बीच रास्ते में एक कट्टा अड़ाकर अपहरण किया और उसे इंदौर के एक होटल में 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। वहीं चोरी करने के लिए उन्होंने निपानिया क्षेत्र से एक बाइक भी चोरी की। चोरी के बाद आरोपियों ने कैब ड्राइवर को छोड़ दिया और चांदी लेकर अफू चक्कर हो गए थे। पुलिस ने कई डिजिटल एविडेंस के माध्यम से आरोपियों की तलाश की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 33 किलो चांदी के अलावा 2 देशी कट्टा, जिंदा कारतूस और डकैती में प्रयोग की गई वैगनार कार और चोरी की गई HF डीलक्स बाइक भी जब्त की है। दरअसल 3 जून को इंदौर के 3 इमली इलाके के नयारा पेट्रोल पंप के पास चांदी सप्लायर के कोरियर बॉय के साथ 76 किलो चांदी दिन दहाड़े डकैती का मामला सामने आया था, जहां कार से आए आरोपियों ने कट्टे के दम पर ब्रह्मा प्रकाश सिसोदिया से चांदी लूट ली थी, जिसके बाद फरियादी ब्रह्मा प्रकाश सिसोदिया ने संयोगितागंज पुलिस को डकैती की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
जहां पुलिस को एक टैक्सी कार का नंबर मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। टैक्सी मिलने के बाद कहानी में नया मोड़ आया, जहां टैक्सी ड्राइवर प्रकाश शोले ने पुलिस को बताया कि वह टैक्सी ड्राइवर है जिसे 31 मई को कुछ लोगों ने उज्जैन दर्शन के नाम पर गाड़ी बुक की थी और उज्जैन इंदौर के बीच सांवेर में कट्टा अड़ाकर उसे बंधक बना लिया गया है और उसे 3 दिन तक होटल में बंधक बनाकर रखा था। टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ में पुलिस को कुछ जानकारियां मिली, जिसके बाद संयोगितागंज थाने की पुलिस आगरा पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू की, जहां से पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी आकाश सिसोदिया को हिरासत में लिया है। जहां पुलिस को जानकारी मिली कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी केदारनाथ भाग गए थे। इस बीच आरोपी चांदी खपाने के लिए इंदौर पहुंचे, जहां मुखबरी की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपियों का पीछा करते हुए सभी आरोपियों को इंदौर से ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस में इस पूरे मामले में हेमंत राजपूत, निक्की बग्गा, नितिन जट्टा, विवेक पुनिया, गौरव सिसोदिया उर्फ अनु कुंतल और विनोद जाट को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान आरोपियों ने एक वैगनार कार के ड्राइवर को बंधक बनाने के अलावा निपानिया थाना क्षेत्र से एक HF डीलक्स बाइक भी चोरी की थी और दोनों गाड़ियों का उपयोग डकैती करने में किया गया था। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि घटना का फरियादी ब्रह्मा कुमार सिसोदिया भी आगरा का रहने वाला है और डकैती में शामिल सभी आरोपी भी आगरा के रहने वाले हैं। दिनांक 3 जून की एक घटना नायरा पेट्रोल पंप थाना संयुक्तागंज क्षेत्र अंतर्गत हुई, जिस पर फरियादी द्वारा ये बताया गया कि एक गाड़ी 4 व्हीलर को उसके सामने अड़ाकर एक पेट्रोल पंप के सामने जो स्कूटी से जा रहा था उसको वहाँ से कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाया। स्कूटी में जो भी उसका पास सामान था वो सब लेकर उसको एक अज्ञात स्थान में लेकर गए और सारा सामान उसका लूट लिया गया और उसको वहाँ मारपीट करके छोड़ दिया गया। घटना की तस्दीक करने हेतु थाना प्रभारी एवं उनकी टीम द्वारा मौके पर गए। वहाँ पे सभी CCTV एवं अन्य साक्ष्य देखे गए, जिस पे घटना की तायद पाई गई। जब फरियादी से पूछा गया कि उसके द्वारा क्या सामान था, तो उसके द्वारा बताया गया कि वो चांदी का एक व्यापारी कुछ व्यापारियों से यहाँ चांदी लेकर आगरा पहुँचाता है और लगभग 76 किलो चांदी उसके द्वारा स्कूटी से एक ट्रैवल्स के माध्यम से आगरा भेजी जानी थी, जिस पर से मामला काफ़ी संगीन हो गया और इस पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला पाए जाने पर डकैती एवं अपहरण का मामला पंजीबद्ध किया गया। इस मामले को पंजीबद्ध करने के बाद सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें TI साहब द्वारा अरविंद खत्री जो 2IC संयोगितागंज है उनके नेतृत्व में एक टीम का गठित किया गया और इस पे हर तरीके से टेक्निकल साक्ष्य, लोकल मुखबिर और अन्य जो भी सुराग मिल सकते हैं, हमारे साइबर टीम जो DCP सर के ऑफिस में, उन सब ने मेहनत करने के बाद 2 लोगों को चिन्हित किया, जिस पर से हमारी टीम आगरा तक पहुंची और फिर वहां से 2 लोग आकाश और हेमंत ये चिन्हित हुए, जिनको हिरासत में लेकर विधिवत गिरफ्तारी की गई, जिन पर से उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और उनके पास से कुछ चांदी का मशरूका बरामद हुआ और सतत प्रयास किया गया। उनका पुलिस रिमांड लिया गया। उसके बाद पुलिस रिमांड पर उन्होंने अपने अन्य साथियों के बारे में बताया। उनका कोई भी मोबाइल नंबर, कोई भी ऐसा नेटवर्क हम ट्रेस नहीं करवा पा रहे थे और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के माध्यम से, साइबर के माध्यम से उनका कुछ हमें सुराग मिला कि वो लोग केदारनाथ गए हुए हैं। तो फिर अरविंद खत्री के ही नेतृत्व में वो टीम केदारनाथ गई। पूरी टीम ने वहाँ पे सर्चिंग करी। वहाँ उन्होंने 2-3 दिन आसपास हॉल्ट किया और वहाँ हमको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, पर वहाँ से हमको कुछ सुराग मिले कि वो चांदी जो उनके द्वारा चुराई गई थी वो इंदौर में ही खपाने के लिए केदारनाथ से वापस लौट रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारी जो थाना प्रभारी और उनकी टीम ने सतत अपनी मुखबिरी तेज़ कर दी और जब टीम वहाँ से वापस लौट कर आई, उनको जिस स्थान की सूचना मिली वहाँ पर उन्होंने एक घेराबंदी करके अन्य 6 आरोपियों को भी पकड़ा। इसमें से सभी आरोपी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक आरोपी इसमें राजस्थान का रहने वाला है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। फिर पुलिस रिमांड ली गई और जब सघन पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पे लगभग 33 किलो की चांदी उनसे जब्त हुई। घटना के दौरान जब और साक्ष्य जुटाए गए थे तो फरियादी ने बताया गया था कि उनके पास 2 कट्टे भी थे, जिनको उन्होंने अड़ाकर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर से दोनों कट्टे भी जब्त किए गए। अभी वर्तमान में इसमें 2 आरोपी इस घटना में और भी हैं जो आगरा के ही रहने वाले हैं, वो भी फ़रार चल रहे हैं और हमारा कुछ मशरूका भी, क्योंकि इन्होंने आपस में बांट लिया था तो वो मशरूका उनके पास है।
ये एक तरीके से अंतर्राज्यीय गिरोह के तौर पर काम कर रहे थे और इनके ये सोच थी कि इतनी घटना को हम अंजाम करने के बाद अगर चले जाएंगे आगरा और आगे पहुंच जाएंगे तो यहाँ की पुलिस हमको ट्रेस नहीं करेगी, मगर थाना प्रभारी एवं उनकी टीम ने बहुत टेक्निकल और लोकल मुखबिरी का उपयोग करते हुए इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया। सर, आपने बताया कि ये जितने भी आरोपी हैं वो इंदौर शहर और मध्यप्रदेश के बाहर से हैं, तो इनको सूचना कहाँ से मिली थी कि उसके बाद इतना बड़ा कांड है? इसमें बेसिकली जो फरियादी हैं उसका एक प्रेमपाल नामक जो हमारा ट्रांसपोर्ट कुरियर सर्विस का काम करता है, वो इंदौर से लेके चांदी आगरा पहुंचाते हैं और फिर वहाँ से आभूषण बनवा के यहाँ बुलवाते हैं। तो प्रेमपाल की यहाँ आगरा में भी उसका काम है, तो आगरा में उसके यहाँ एक उसका ही दूर का रिश्तेदार गौरव जो इसमें आरोपी भी है और एक और व्यक्ति दोनों काम करते थे जिनके द्वारा इस पूरे व्यापार के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। उनके ही द्वारा ये सूचना एक आपराधिक प्रवृत्ति के जिसका नाम नितिन जट्टा है जो आरोपी है उसको शेयर की गई। उन्होंने मिलकर इस पूरी घटना को आयोजित किया और उस घटना पे जो भी अन्य साथी उन्होंने अपने जो जेल में उनसे मिले या उन्होंने एक वहाँ से टीम आगरा से तैयार करी और यहाँ पे आके घटना कारित करी। सिल्वर जितना था उन सबके बिल थे या हाँ, सिल्वर जो था वो सराफा के 4 व्यापारियों का था, उन सभी का बिल है। ये टोटल लगभग 75 से 76 किलो के लगभग चांदी का चोरी हुई थी डकैती के माध्यम से और इसमें आधी चांदी लगभग बरामद हो गई है। आधी अभी जो 2 लोग अन्य फरार हैं उनके हिस्से में गई थी, क्योंकि इस प्रकरण में पूरे 2 मास्टरमाइंड थे। तो एक मास्टरमाइंड और उनकी टीम पकड़ा ली गई है, जो दूसरा मास्टरमाइंड है उसके लिए हमारी टीम अभी भी प्रयासरत है। सर, अपराधी जो ड्राइवर है उसका इन्होंने किडनैपिंग कैसे किया था? क्योंकि बता रहा हूँ उज्जैन लेके गए थे, फिर रास्ते में ये जो इनका एक ही मॉडस ऑपरेंडी थी कि क्योंकि बाहर से आए थे तो यहाँ पे आके स्थानीय स्तर पर इन्होंने अपना आपको बताया कि हम दर्शन करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं। एक कैब ड्राइवर को इन्होंने रोका और उससे उज्जैन जाने के संबंध में बातचीत करी। उसको लेकर ही आधे रास्ते उज्जैन तक के गए भी। फिर इन्होंने अपनी मंशा जाहिर करी और क्योंकि इनके पास कोई लोकल वाहन का उपयोग नहीं करना चाहते थे ये यूपी का ताकि नज़र में आए, तो उन्होंने उस कैब ड्राइवर को ही बंधक बनाया और उस कैब का ही पूरा घटना में उपयोग किया। सर, ये जो व्यापारी है जो चांदी भेजता है ये किस माध्यम से चांदी भेजता है? क्योंकि इसमें जीएसटी और सीजीएसटी का कहीं उल्लेख नहीं है। ये व्यापारियों का आपस का लेन देन है। ये यहाँ से चांदी की सिल्लियाँ और ठोस चांदी भेजते हैं और आगरा में जो कारीगर रहते हैं उनसे आभूषण के रूप में इनको बनवा के वहाँ से मंगाया जाता है। अब जो भी इसकी और जो जीएसटी और एसजीएसटी के संबंध में जो जांच है वो अग्रिम आगे जांच में की जाएगी। कैसे भेजते हैं? नहीं, ये जो बिल के शुदा चांदी जाती थी, जो चांदी रहती है वो बाकायदा बिल के थ्रू कुरियर सर्विस के थ्रू जाती थी। ये जो कुरियर सर्विस वाला है वो बस का उपयोग करता था। ये जो प्रेमपाल इसमें जिनका फरियादी हैं, जो जिनका कर्मचारी के साथ घटना हुई थी, ये बेसिकली कुरियर सर्विस के संचालक हैं। और सभी जो आरोपी हैं इसमें से 6 आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं और जो इसमें प्रमुख आरोपी हैं उनके पूर्व में भी लूट के आरोपी इसमें शामिल हैं। चांदी का असली मालिक कौन है? चांदी के इसमें 4-5 सोनार हैं जो अपने ही इंदौर सराफा क्षेत्र के हैं। इसमें उनके अलग अलग लोगों के अलग अलग बहुमूल्य चांदी वजन की है।